जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मैं मुनेंदर एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी एग्जाम अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि हमारी एक संपूर्ण हिंदी रिवीजन श्रृंखला चल रही है और इससे पहले हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और आज जो हमारा चौथा टॉपिक है जो कि उपसर्ग तथा प्रत्यय रहने वाला है, तो इसके लिए हम आज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जिन भाइयों ने अभी चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के लिए अवश्य शेयर करें। और चलते हम अपने टॉपिक की तरफ बिना किसी देरी के। तो हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं और इनका शब्द में क्या रोल होता है। तो उपसर्ग जो है वो उप प्लस सर्ग से मिलकर बना शब्द है। और जिसमें उप का क्या अर्थ होता है, तो उप का जो अर्थ होता है वो समीप, निकट या पास होता है। और सर्ग का जो अर्थ होता है वो रचना करना, बनाना, सृष्टि करना, किसकी, शब्द की। और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करते हैं। यानी उपसर्ग यदि किसी शब्द के जब समीप जाते हैं तो उसमें जो है वो नए शब्द की रचना कर देते हैं। तो प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। और जैसे कि आजन्म, आजन्म में क्या है, उपसर्ग है। और जैसे पर्यावरण, पर्यावरण में पर क्या है, इसमें उपसर्ग है। और पर का जो अर्थ होता है वो चारों ओर से होता है। और ऐसे कि दुर्दशा, तो दुर्दशा में दु क्या है, इसमें उपसर्ग है। और दु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बुरा होता है। और जैसे दुष्कर, तो दुष्कर में दु क्या है, इसमें उपसर्ग है और इसका जो अर्थ होता है कठिन होता है। और ये इसमें कर के साथ जुड़ गया तो इसने क्या कर दिया, एक नए शब्द की रचना कर दी। तो नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के आरंभ अथवा प्रारंभ अथवा आदि अथवा आगे अथवा शुरू में किया जाता है। यानी उपसर्ग का जो प्रयोग है वो हमेशा किसी शब्द के शुरू में ही किया जाएगा। और किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। यानी कोई भी शब्द हो उसमें एक से भी अधिक शब्द उपसर्ग जो है वो हो सकते हैं। और किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग अलग करने पर शब्द के आरंभ में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। यह उपसर्ग की डेफिनेशन है। और हम बात करेंगे उपसर्ग की संख्या के बारे में। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवश्य बनता है प्रत्येक एग्जाम में और पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो 22 उपसर्ग होते हैं। और उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, 19 उपसर्ग होते हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है प्रत्येक एग्जाम में। और संस्कृत में कुछ गतिक शब्दों का प्रयोग उपसर्ग की भांति किया जाता है। जैसे कि अंतर, बहिर, प्राक, पुनर और जैसे आदि। तो इन ये का ही गतिक शब्द हैं और इनका जो है वो संस्कृत में उपसर्ग की भांति प्रयोग इनमें किया जाता है। और सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। तो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो 22 उपसर्ग होते हैं। इनमें से कुछ इंपोर्टेंट्स हैं तो उनके लिए हम पढ़ेंगे। जैसे कि तो आ से जो बने शब्द हैं जैसे आजीवन, आमरण, आहरण, आजन्म आदि शब्द इससे बन सकते हैं। और जैसे कि अधि, तो अध से अधिकार बन गया, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिकृत। और अब से अभिजीत, अभिसार, अभिमान, अभ्युदय। अत से अति उत्तम, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक। अब से अपमान, अपकर्ष। अब से अवसान, अवसर, अवतार। जैसे अन से अनुचित, अनधिकार, अनस्व। और पर से परिक्रमा, पर्यावरण, पर्याप्त। परा से पराक्रम, पराभव। इनसे यही नहीं और अनेक शब्द बन सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि प्र से प्रकार, प्रकाश बन गया। सु से सुपात्र, सुपुत्र बन गया। कु से कुमार, कुपुत्र बन गया। उप से उपवन, उपमान बन गया। सम से संहार, संसार बन गया। जैसे नी से निशुल्क, नी शब्द बन गया। निर से निरादर, निराशा। निस से निस्तेज, निसंदेह। निस से निश्चल, निश्चल।
निस से निष्फल निष्काम, और दु से दुर्दशा दुर्दिन, और दुर जैसे दुस्से दुस्साहस दुस्तेज, दुस्से दुश्चरित्र दुश्चिंता, और दुस्से दुष्परिणाम दुष्कर। इनसे यही शब्द नहीं और अनेक भी शब्द बन सकते हैं। तो हमने संस्कृत के उपसर्ग के लिए अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे उर्दू के उपसर्ग के बारे में। तो उर्दू के जो उपसर्ग की संख्या होती है वो 19 होती है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, उनके लिए पढ़ेंगे हम। जैसे कि ला है, तो ला से क्या बन गया? लाइलाज लाजवाब। जैसे अल से अलकायदा अलबेला, बिल से बिल्कुल, और बिन इरादा और बिल इरादा। जैसे कम से कमजोर कमीशन, हम से हमदर्द और हमराज। जैसे बे से बेवफा बेहा, और बद से बदसूरत बदतर, बा से वाकायदा वाइज्जत। और भी शब्द बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। इनमें से कुछ इंपोर्टेंट्स के लिए पढ़ेंगे हम। जैसे आ से आजान बन गया, अन से अनबन बन गया, बिन से बिन खाया, अद से अधपका बन गया, और जैसे कि उनसे 29 बन गया, नि से निडर, का से कपूत, और सा से सपूत। तो ये क्या हो गए? हमारे हिंदी के उपसर्ग हो गए। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में। तो अंग्रेजी के जो उपसर्ग होते हैं वो 8 होते हैं। इनमें से कुछ इंपोर्टेंट्स हैं, उनके लिए पढ़ेंगे हम। जैसे सब से सब इंस्पेक्टर बन गया, सब डिवीजन, चीफ से चीफ जज, चीफ मिनिस्टर, हेड से हेड मास्टर, हेड क्लर्क, जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर, हाफ से हाफ टाइम, हाफ शर्ट। और तो दोस्तों हमने उपसर्ग के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं और इनका जो शब्द में रोल होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों प्रत्यय जो है वो प्रत्य प्लस ए से मिलकर बना शब्द है। और प्रत्यय में क्या है? कौन सी संधि है? एड़ स्वर संधि है। पूछा जाता है कि प्रत्यय में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है? एड़ स्वर संधि है। और प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। जैसे उपसर्ग क्या है? शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या होता है? यह भी शब्दांश होते हैं। और प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत या बाद में किया जाता है। तो दोस्तों उपसर्ग का जो प्रयोग है वो किसी शब्द के शुरू में किया जाता है, और प्रत्यय का जो प्रयोग है वो किसी शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, और जिस शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ बदल देते हैं। यानी इनमें जो है वो प्रत्यय का इनका कोई अर्थ नहीं होता है खुद का, और जो जिस शब्द में लगते हैं उनका अर्थ बदल देते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रत्यय के भेद के बारे में। तो दोस्तों प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, तथित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु अर्थात क्रिया के बाद में लगने वाले प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातु और क्रिया के बाद में लगते हैं। और तथित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि तथित प्रत्यय क्या होते हैं। तो जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तथित प्रत्यय कहलाते हैं। और स्त्री प्रत्यय के बारे में बात करेंगे हम। तो स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके लिए हम यदि स्त्रीलिंग शब्द बनाएं तो उनमें इसका रोल होता है। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के अंत में किया जाता है। और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। और धातु जो कि मूल शब्द होते हैं प्लस कृत प्रत्यय जो कि शब्दांश होते हैं मिलकर के कृदंत शब्द या नया शब्द बनाते हैं। जैसे लिख, इसमें क्या हो गया? मूल शब्द प्लस कृत प्रत्यय क्या हो गया? आवट, तो क्या बन गया शब्द? लिखावट, जो कि कृदंत शब्द बन गया जैसे नया शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ के आए, इसमें मूल शब्द है और धातु भी है, तो और इसमें कृत प्रत्यय आई लग गया तो पढ़ाई बन गया। जैसे पी, इसमें मूल शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो पियक्कड़, इसमें नया शब्द बन गया ये। और जैसे खेल क्या है? धातु है और इसमें आड़ी प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? खिलाड़ी। जैसे तैर, तैर इसमें मूल शब्द है और आक प्रत्यय लग गया तो तैराक, इसमें क्या बन गया? नया शब्द बन गया। और अब हम बात करेंगे तथित प्रत्यय के बारे में कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में
किया जाता है। और तथित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धांत कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द की बात करें और शब्दांश भी देखेंगे हम, तो फिर इनसे जो मिलकर के शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? नया शब्द बनेगा, जिसे तथांत शब्द कहते हैं। जैसे जवान क्या है? इसमें मूल शब्द है और इसमें ई शब्दांश लग गया तो क्या बन गया? जवान ही नया शब्द बनेगा। जैसे बूढ़ा क्या है? इसमें ये भी क्या है? संज्ञा है और इसमें आपा शब्दांश लग गया तो बुढ़ापा नया शब्द बन गया। जैसे बच्चा, बच्चा में पन लग गया तो बचपन बन गया। जैसे अपना, और अपना में यदि हम पन लगाएंगे तो अपनापन नया शब्द बन जाएगा। और मम में यदि हम ता लगा देंगे तो ममता नया शब्द बन जाएगा, जो कि क्या है? सर्वनाम है। यानी ऊपर वाले जो है वो संज्ञा से बन गया और ये क्या? सर्वनाम है। अब हम विशेषण से बनाएंगे हम। तो सुंदर में यदि ता बन गया तो क्या? ता लग गया तो क्या बन गया? सुंदरता। और मधुर में हम जब ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मधुरता। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्त्री प्रत्यय के बारे में। तो स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? जो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और स्त्री प्रत्यय लगाकर बने शब्द स्त्रीरांत कहलाते हैं। जैसे अज, तो अज क्या है? इसमें पुल्लिंग शब्द है और इसमें स्त्री प्रत्यय आ लगा देंगे तो अजा बन गया, जो क्या बन गया? स्त्रीरांत वन शब्द बन गया। जैसे नर, नर में ई बनाई तो नारी। लड़का, लड़का में ई प्रत्यय लगाया तो लड़की। बेटा में ई प्रत्यय लगाया तो बेटी। बाल में आ प्रत्यय लगाया तो बाला बन गया। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो यहीं पर कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। और मैं बता दूं आपके लिए इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों, तो